Good morning, students. Myself, Major Komal Katyan, Department of Zoology, GK Gowani Government College, Bhinmar. Today, I will deliver a lecture on class Mammalia. विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्ग स्तनी के बारे में या वर्ग स्तनधारियों के बारे में। जो स्तनधारी हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है, स्तनधारी के अंदर वह जंतु आते हैं जिनके अंदर मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले इसके सामान्य लक्षणों से। द फर्स्ट एंड मोस्ट important character which is clearly visible in the mammals is presence of epidermal hairs. It means they are basically those animal in which the outermost layer, that is the skin, is covered by hair, और सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि स्तनी बाल परिधानी अधिकतर स्थलीय वायु श्वसनीय समतापी जरायुज चतुष्पाद कशेरुक जंतु हैं। दूसरा जो उनमें लक्षण होता है वो होता है कि इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स मतलब स्तन ग्रंथियां जो मादाओं के अंदर क्रियाशील होती हैं या कार्यशील होती हैं वो पाई जाती हैं। देन देयर स्किन इज ग्लैंडुलर and two type of glands are present. One is known as sweat gland and other is known as sebaceous gland. जो स्तनी हैं इनके अंदर दो प्रकार की मुख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं श्वेत ग्रंथियां या सुडोर्फिक ग्लैंड्स और दूसरी कहलाती हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है और श्वेत ग्रंथियों श्वेत स्रावित करती हैं या जिसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं पसीना। बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं इन्हीं दो ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। स्तन ग्रंथि भी इन्हीं दो में से किसी एक ग्रंथि का रूपांतरण होता है। अलग अलग गण में अलग अलग प्रकार से रूपांतरण पाया जाता है। Then their characteristic feature is presence of diphyodont teeth. It means during their lifespan there are presence of two sets of teeth. One is the deciduous, which is also known as milk teeth, and the second one is the permanent teeth. सामान्य भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि जो स्तनी हैं वो क्या होते हैं, द्विबारदंती होते हैं। उनके जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। पहले जो दांत हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं वो झड़ जाते हैं। टूटने के पश्चात उनमें स्थायी दंत आता है। Then they are heterodont. Heterodont, it means they have 4 different types of teeth and all these teeth have different shapes and functions. Say for example incisors, canines, premolars and molars. तो जो स्तनी हैं वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं और इनके अंदर जो दांत हैं वो इंसाइजर मतलब कृंतक, कैनाइन मतलब रत्नक और चवर्णक जिनमें प्रीमोलर और मोलर आते हैं। जो रत्नक है वो बेसिकली चीरफाड़ जो मांसाहारी जंतु हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं। इंसाइजर्स जिनको कृंतक बोलते हैं वो कुतरने वाले जंतु जैसे कि रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, छछूंदर हैं, उनके अंदर अधिक विकसित होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो चवर्णक दंत हैं ये उन स्तनी में अधिक विकसित होते हैं जो भोजन को काफ़ी अधिक देर तक चबाते हैं। जैसे कि प्राइमेट्स हैं इनके अंदर अच्छे प्रकार से विकसित चवर्णक पाए जाते हैं। Now as far as their eyes are concerned, they have movable
eyelids, and they have two occipital condyles. जो स्तनी हैं उनके अंदर जो ऑक्सिपिटल भाग होता है करोटी का, उनमें दो उभार होते हैं, मतलब जो इनकी करोटी है वो द्विकंदुकी होती है, और जो ऑक्सिपिटल या करोटी का जो पश्च भाग है वो प्रथम ग्रीवा कशेरुक एटलस से संधि बनाता है. They have three ear bones which are known as malleus, incus and stapes. Stapes is the smallest bone present in the human being. जो स्तनी हैं उनके अंदर तीन जो ईयर ऑसिकल्स हैं, जो कर्ण के अंदर अस्थियां हैं वो पाई जाती हैं, जिनको हम मेलियस, इनकस और स्टेप्स बोलते हैं. जो स्टेप्स है वो सबसे छोटी अस्थि होती है. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मस्कुलर डायफ्राम. जो स्तनी है, स्तनियों के अंदर क्या होता है, एक पेशीय पर्दा पाया जाता है जिसको तनुपट या डायफ्राम कहते हैं. और इससे क्या होता है, जो वक्ष गुहा है वो उदर गुहा से पृथक हो जाती है. तो जो अग्र वाला भाग है उसमें वक्ष गुहा, और जो पश्च वाला भाग है उसमें उदर गुहा होती है. सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से the anterior portion has thoracic cavity and the posterior portion has the abdominal cavity. So there is a clear cut separation between the thoracic and the abdominal region due to presence of this muscular diaphragm. Then they have presence of a placenta, but exceptions are there in the two groups where it is absent. चूंकि स्तनी को हम जरायुज या वीवी पैरस चतुष्पाद कशेरुक कहते हैं, तो इनके अंदर वास्तविक जो अपरा है वो पाया जाता है, पर ये केवल जो यूथेरियन mammals, it means those mammals in which true placenta is present. जो यूथेरिया उपवर्ग के जंतु हैं उनके अंदर वास्तविक अपरा या प्लेसेंटा पाया जाता है, और जो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया हैं इनके अंदर अपरा का अभाव होता है. दे आर एंडोथर्मिक. इट मीन्स the mammals have a clear cut internal mechanism to control their body temperature. कहने का मतलब यह है कि जो स्तनी है, स्तनियों के अंदर क्या होता है, जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग के समान ही इनके अंदर इनके शरीर का जो देह ताप है वो ये नियंत्रित रखते हैं, और इसीलिए हम इनको समतापी या होम्योथर्मस या एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं. So they have a clear-cut four-chambered heart which is just like the class Aves and the members of order Crocodilia of class Reptilia. तो सरीसृप में जो मगरमच्छ, घड़ियाल, उनमें भी चार कक्षीय हृदय पाया जाता है. उसी तरह पक्षी और स्तनी वर्ग के अंदर भी चार कक्षीय हृदय होता है, जिसके अंदर दो आलिंद और दो निलय पाए जाते हैं. So there is a clear cut double circulation which is present in the mammals. One is known as the systemic circulation and the other one is known as the pulmonary circulation. The systemic circulation starts from the left ventricle and via aorta it goes to the different body organs except lungs, and from different body organs the blood which is now deoxygenated is collected by various veins, and in the last the vena cava then transfer this blood to the right auricle. This is known as the systemic circulation. As far as the pulmonary circulation is concerned, the right ventricle pumps the deoxygenated blood to the one pair of lung, and from lung or in the lung after oxygenation
वाया पल्मोनरी वेन इट गोज टू द लेफ्ट ऑरिकल। कहने का मतलब ये है कि दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी द्वारा जो ऑक्सीजन रहित रुधिर है वो दोनों फेफड़ों में आता है। फेफड़े में उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। तत्पश्चात जो फुफ्फुस शिरा है या जो पल्मोनरी वेन है उसके द्वारा ऑक्सीजन सहित जो रुधिर होता है वो फिर बाएं आलिंद में आता है और इस प्रकार पल्मोनरी सर्कुलेशन पूर्ण होता है। This is regarding the phylogenetic tree of reptiles, that how the mammals have been originated. They have been originated beginning from the stem reptiles to pelycosaurs, from pelycosaurs to thecodont, and from thecodont to therapsids, and these therapsids are then known to evolve in the form of mammals. This is regarding a generalized diagram of a synapsid. These are the pelycosaurs, which have originated from 300 to 245 million years ago, where they have a body very close to the ground and legs are away from the body, and they have canine-like teeth. The one example of Dimetron, which is the pelycosaur. Therapsids have a body raised off the ground, limbs more under the body, teeth differentiated into 3 types, and there is a secondary palate developing with a phalangeal formula of 2, 3, 3, 3, 3. The cynodonts have lumbar ribs reduced or absent, as you can see in the Trinexodon, and there is a well-developed secondary palate. Now let us discuss about what is a palate and what is the role of palate. जो सरीसृप वर्ग के जंतु हैं उनके अंदर गमन के दौरान श्वसन में समस्या होती थी, क्योंकि उनके जो पाद है उनके पार्श्व दिशा में होते थे। जो स्तनी है, स्तनी का पूरा शरीर क्या होता है, इनके पाद के ऊपर होता है और इनके अंदर जो लंबर वाला भाग है वहां पर पसलियां का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो मुख्य मार्ग और नासा मार्ग है दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, स्तनियों के अंदर तालु पाया जाता है, एक को हम बोलते हैं कठोर तालु और दूसरे को बोलते हैं नरम तालु। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट विच सेपरेट्स द buccal cavity from the nasal cavity, thereby there is a clear cut separation between both the path. कहने का मतलब ये है, इस तालु की वजह से जो हमारा भोजन पथ है, जो भोजन का मार्ग है वो और जो श्वास लेने के लिए नासा मार्ग है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक घाटी या एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो ग्लॉटिस को बंद करता है, जिससे जो भोज्य पदार्थ है वो श्वसन पथ में प्रवेश नहीं कर पाते। So it means there is a very efficient respiratory and digestive system. There is a clear-cut separation which is present in the mammals. Then the early mammals, which may have been originated 220 million ago, are small, with hairs, with mammary glands, with skin glands, and with molar teeth. These are some examples of primitive mammals. Now this is the cladogram, that how the mammals have been originated. तो जो स्तनी है किस प्रकार से उनका उद्विकास हुआ कि सबसे पहले रत्नक वाले दंतों का विकास हुआ, फिर जो पाद है वो शरीर के नीचे आए, उसके बाद जो पसलियां हैं उनका संख्या कम हुई और केवल एक ही जबड़े में अस्थि डेंट्री आई। उसके पश्चात मोलर का विकास हुआ, बालों का विकास हुआ और ग्रंथि का विकास हुआ। So this is all about
my first part on mammals. Thank you.